Assalamu alaikum and a very warm good evening to all valued participants. I extend a sincere welcome to everyone attending today's informative webinar organized by MedSparkles. We are pleased to host you for this session entitled Stroke Management Types, Symptoms, Diagnosis, Treatment and Prevention. It's my honor to introduce our esteemed speaker for today, Dr. Zimra Josephine Luke, who serves as a hospital pharmacist at Christian's Hospital, professor at the College of Nursing, Quetta, and a medical content writer at MedSparkles. Her expertise will undoubtedly provide valuable insights into the comprehensive management of stroke, covering its types, symptoms, diagnosis, treatment, and prevention. Participants who score 4 out of 5 on the post-webinar quiz will receive a verified e-certificate. The quiz link is available in the webinar description and is password protected. Please use the provided password to assess the assessment. वेबिनार के बाद 11 बजे तक मेडस्पार्कल के व्हाट्सएप ग्रुप में यूट्यूब वीडियो का लिंक शेयर कर दिया जाएगा जिसकी डिस्क्रिप्शन में क्विज लिंक होगा और उसको एक्सेस करने के लिए पासवर्ड प्रोवाइडेड होगा। वो पासवर्ड यूज़ करने के बाद आपके पास क्विज ओपन हो जाएगा। सर्टिफिकेट के लिए क्वालिफाई करने के लिए आपको 5 में से 4 एमसीक्यूज जो है वो अटेम्प्ट करने होंगे राइट ऑप्शंस उनके और उसके बाद आपके पास सर्टिफिकेट डाउनलोड कर जब आप मिनिमम 4 एमसीक्यूज पास कर लेंगे तो आपको सर्टिफिकेट लिंक यानी सर्टिफिकेट तक आपको एक्सेस मिल जाएगी जिसको आप अपनी मर्जी के फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। Let us proceed with today's session. I now invite Dr. Zimra Josephine Luke to begin. It's over to you, Dr. Zimra. Hello, Assalamu alaikum, and good evening to everyone. I am Dr. Zimra Josephine Luke, and I welcome you all to this webinar, which is Master Stroke Management. Stroke जो है हम देखते हैं हमारे पास जो है आप कह सकते हैं हम अपनी लाइफ में ऐसे केसेस देखते हैं जिनको स्ट्रोक हुआ होता है और जो है ये बहुत ही एक तरह से आप कह सकते हैं एक फैटल डिजीज भी है जिसकी वजह से डेथ कॉज हो सकती है और या तो अगर सर्वाइवल चांसेस हो भी जाए तो आगे प्रोसीड भी कर सकती है। तो स्ट्रोक को देखने के लिए लेट्स मूव टूवर्ड्स कि आज हमने क्या कुछ सीखना है। आज के ऑब्जेक्टिव्स हैं फर्स्ट कि हमने देखना है व्हाट इज स्ट्रोक, इसको समझना है कि स्ट्रोक असल में डिजीज क्या है, ठीक है। देन वी विल मूव टुवर्ड्स टाइप्स ऑफ स्ट्रोक, ठीक है, इसके कितने टाइप्स हैं और किस तरह से हमने इसको क्लासिफाई किया है। देन वी विल मूव टुवर्ड्स इट्स डायग्नोसिस, सिम्टम्स, देन ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। So what is stroke? According to World Health Organization, a stroke is a medical emergency that occurs when blood flow to the brain is interrupted. First of all जो है ये है कि ब्लड फ्लो जो है वो इंटरप्ट हो जाता है। अब उसके दो रीजंस हैं, या तो कोई ब्लॉकेज है जी
ओके, सो स्ट्रोक एक ऐसी मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें जो ब्रेन की तरफ ब्लड फ्लो जो है इंटरप्ट हो जाता है। अब उसकी दो रीजंस हैं। एक ये रीजन है कि जो है ब्लॉकेज हो जाती है जो हमारी ब्लड वेसल्स है उनमें, और या तो वो ही ब्लड वेसल बर्स्ट हो जाती है और इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, तो इसकी वजह से स्ट्रोक होता है। और जो है हमारी ब्रेन को, हमारे ब्रेन सेल्स को, हमारे नर्व सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता है, जिसकी वजह से नेक्रोसिस या सेल डेथ हो जाती है। ये एक ऐसे न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट है जो 24 आवर्स या उससे ज्यादा जो है उससे परसिस्ट कर जाता है, या उससे ज्यादा भी हमें इसके सिम्टम्स नजर आते हैं। या तो ऐसा होता है कि विद इन 24 आवर्स पेशेंट की अगर बहुत ज्यादा क्रिटिकल हालत हो जाए, तो उसकी अगर डेथ हो जाए, तो हम ये देख सकते हैं विद इन 24 आवर्स। और अगर 24 आवर्स से परसिस्ट कर जाए तो हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। देन व्हाट टाइप्स ऑफ स्ट्रोक्स? देर आर 3 टाइप। वैसे तो दो मेजर टाइप्स हैं, लेकिन एक छोटा टाइप जो है वो भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है, जो है ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक, देन वी हैव इस्कीमिक स्ट्रोक, देन वी हैव हेमोरेजिक स्ट्रोक। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन स्ट्रोक एसोसिएशन 87% जो स्ट्रोक के केसेस होते हैं वो इस्कीमिक स्ट्रोक के होते हैं। बाकी जो 13% केसेस होते हैं वो हेमोरेजिक स्ट्रोक के होते हैं। ज्यादातर जो हमें केसेस मिलते हैं वो इस्कीमिक स्ट्रोक के मिलते हैं। So first of all, we will see that what is transient ischemic attack. ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक एक, आप कह सकते हैं कि इनिशियल अलार्म होता है। ऐसा है कि स्ट्रोक होता है, लेकिन ये विद इन 24 आवर्स रिकवर हो जाता है। ये रिवर्सिबल इन नेचर होता है, ठीक है। इससे मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकता है, ठीक है, यानी ब्रेन डैमेज हो सकता है, ठीक है। इसकी वजह से ब्रेन में ऑक्सीजन जो है उसकी लो परफ्यूजन, या आप कह सकते हो ऑक्सीजन प्रॉपर ब्रेन को नहीं मिलता। लेकिन हमें साइंस और सिम्टम्स इसमें नजर नहीं आते। इसमें यह है कि इस्कीमिया होता है, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता, लेकिन जो है ये रिकवर हो जाता है, ठीक है। जो पेशेंट है वो रिकवर हो जाता है विद इन 24 आवर्स। लेकिन ये एक ऐसा इनिशियल अलार्म है जिससे हमें पता चलता है कि आगे को स्ट्रोक दोबारा हो सकता है, ठीक है। इसलिए जो है इसको देखना पड़ता है, इसलिए इसको जो है मैनेज करना पड़ता है, ताकि पेशेंट को हम फर्दर किस तरह से हम उसको लेकर चल सकते हैं, हमें ये देखना होता है। स्कीमिक स्ट्रोक, ये एक ऐसी टाइप है स्ट्रोक की जिसमें ब्लड वेसल में कोई क्लॉट आ जाता है, कोई ब्लॉकेज हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन जो है ब्रेन को नहीं मिलता और नेक्रोसिस हो जाता है। अब जो है इसके बहुत, ये इसके 4 कॉजेज हैं। फर्स्ट, थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस जो है क्लॉट को कहते हैं। जो क्लॉट है वो फॉर्म होता है, और जब वो ब्लड वेसल में फंस जाता है तो क्या है कि वो ब्लड फ्लो को रोक देता है। ये एक स्टेशनरी ब्लड क्लॉट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है ये ब्लड वेसल नैरो डाउन हो जाता है, नैरो हो जाता है, और जो है ब्लड फ्लो प्रॉपर ब्रेन को नहीं मिलता। देन वी हैव एम्बुलस। एम्बुलस जो है, या तो ये फैट होता है या कोई एयर बबल होता है जो बॉडी में से कहीं से भी जो है ब्लड स्ट्रीम में एंटर होता है और ये हमारी ब्रेन तक पहुंचता है। अगर इसका साइज मोर देन 3 मिलीमीटर हो तब ये इस्कीमिक स्ट्रोक कॉज कर सकता है। सिस्टमिक हाइपोपरफ्यूजन, जिसमें जो है प्रॉपर जो है ब्लड सप्लाई ब्रेन को नहीं मिल रहा होता, या किन सिचुएशंस में, या तो कोई शॉक हो या ऑर्गन इंजरी हो। इन केसेस में जब प्रॉपर ब्लड सप्लाई ब्रेन को नहीं मिलता तो इस्कीमिक स्ट्रोक होता है। देन बहुत सी ऐसी ड्रग्स है जिनका मिसयूज करने की वजह से इस्कीमिक स्ट्रोक हो जाता है, जैसे जो है नारकोटिक्स, ठीक है, ये जो नशा होता है, ठीक है, जिसमें हमारे पास कोकेन है, हीरोइन है, मेथाम्फेटामीन्स है, ठीक है, हमारे पास टोबैको भी आ जाता है, जिसकी वजह से जो है ब्रेन को जो है प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता, और प्लस इन इन ड्रग्स की वजह से ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। तो स्ट्रोक की वजह हमारे पास हाइपरटेंशन मौजूद है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है ये इशू होता है। ओके,
क्लासिफिकेशन ऑफ इस्कीमिक स्ट्रोक। बैम्फोर्ड क्लासिफिकेशन जो है हमारे पास इस्कीमिक स्ट्रोक की मौजूद है, जिसमें हम लोग ये देखते हैं, जिसके जरिए हम जो है एक तरह से मैम क्लिनिकल सिम्टम्स को मैम क्लिनिकल। जी जी। आपने थ्रोम्बोसिस के बारे में बताया, तो थ्रोम्बोसिस में भी क्लॉट की फॉर्मेशन होती है, और इस तरह जो पोस्टमार्टम होते हैं वह भी क्लॉट की फॉर्मेशन होती है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? पोस्टमार्टम तो तब है ना जब ऑलरेडी जब डेथ हो जाए ना, तो वो तो हमारे पास नहीं अभी तो ये हम वो जब हमने एक तरह से पेशेंट को देखना है, वो तो डेथ के बाद का केस है, यस, डेथ के पोस्टमार्टम जो बाद होता होते है। हैं, लेकिन उसमें भी क्लॉट की फॉर्मेशन होती है, तो वह हम थ्रोम्बोसिस कहेंगे या जो पोस्टमार्टम के क्लॉट होंगे उसको कुछ हम कुछ और नाम देंगे? वो भी थ्रोम्बोसिस ही होता है, लेकिन वो फिर डिफरेंट होता है। आप उसको एक तरह से ब्लड थिकनिंग भी कह सकते हैं, जब वो ब्लड थिकन हो जाता है आफ्टर डेथ। मैम जी जी। मैम ये पीछे ड्रग का समझ नहीं है कि ड्रग की वजह से कि हाइपरटेंशन की वजह से जो इस्केमिक स्ट्रोक है, इसका समझ नहीं है। इस्कीमिक स्ट्रोक की एक वजह हाइपरटेंशन भी है, ठीक है। हाइपरटेंशन जो होता है जिस एक ऐसा डिजीज है जिसकी वजह से जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं, इसके वॉल्स बहुत वीक हो जाते हैं, ठीक है। तो जब हम ये ड्रग्स यूज करते हैं, ठीक है, ये ड्रग्स जो है एक तरह से हमारी ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो जब हमारा ब्लड प्रेशर, आपको पता है कि जो नारकोटिक्स होते हैं इसकी ये एक एडिक्शन है, ठीक है ना, जिसकी कंटिन्यूस यूज की वजह से जो है ब्लड प्रेशर आप कह सकते हैं कि रेगुलर बेसिस पे मतलब काफी बहुत ज्यादा हर वक्त इंक्रीज आप कह सकते रहता है। तो हमारे जो ब्लड वेसल्स है वो वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है ये स्ट्रोक कॉज हो सकता है। जी जी, ओ। एक्सक्यूज मी ओके। मैम। जी जी बोले। मैम आपने बोला कि इस्कीमिक स्ट्रोक के अंदर जो है वो हमारे पास ये होता है कि कोई ब्लॉकेज हो जाती है, तो फिर हम्म। उसका रीजन जो है वो हमारे पास ड्रग्स किस तरीके से होगा, क्योंकि ड्रग्स जो है वो हमारे पास हाइपरटेंशन कॉज कर रहे हैं। तो हम्म। हाइपरटेंशन से तो ये होगा कि हमारी वेन्स जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, तो फिर वो उसकी बर्स्ट वगैरह हो सकती हैं। लेकिन ब्लॉकेज वाला सिस्टम जो आपने बोला वो समझ नहीं आया, काइंडली आप इसको क्लियर कर दें। इस्कीमिक स्ट्रोक जो है ये ब्लॉकेज की वजह से होता है। मैं आगे जब आपको ट्रीटमेंट बताऊंगी तब आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ओके। ओके, थैंक यू। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स क्लासिफिकेशन। हमारी जो ब्रेन को आप कह सकते हैं कि जो ब्लड सप्लाई मिल रहा है वो दो मेजर आर्टरीज के जरिए से मिल रहा है, जो है इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज जो एंटीरियर सर्कुलेशन से हो रहा है, और वर्टिब्रल आर्टरीज जो पोस्टीरियर सर्कुलेशन से जो है ब्रेन तक पहुंच रहा है। तो आपको शायद मेरा कर्सर नजर आ रहा हो, ये जो मिडिल सेरिब्रल आर्टरी है, ठीक है, और ये आर्टरी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ठीक है, ये दोनों आर्टरीज जो है ये हमारे पास एंटीरियर सर्कुलेशन को प्रोवाइड कर रही है। देन ये बेसिलर आर्टरी है, ठीक है, ये पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है, और ये जो वर्टिब्रल आर्टरी है ये पोस्टीरियर सर्कुलेशन को के लिए है, ठीक है। और ये जो आपको एक सर्कल सा नजर आ रहा है, ये सर्कल ऑफ विलिस है। इसका ये फायदा होता है कि हमारे ब्रेन में प्रॉपर जो है ब्लड सप्लाई मिल रहा होता है फ्रॉम एंटीरियर सर्कुलेशन एज वेल एज पोस्टीरियर सर्कुलेशन। तो ये दोनों पाथवेज जो है फ्यूज होके सर्कल ऑफ विलिस फॉर्म करते हैं। ओके, सो बैम्फोर्ड क्लासिफिकेशन में हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रोक होता है। टोटल इंटीरियर सर्कुलेशन स्ट्रोक, इसको हम टैक्स भी कहते हैं। ये एक ऐसा स्ट्रोक होता है जो मिडल या एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी की ब्लॉकेज की वजह से होता है, ठीक है। इस स्ट्रोक को अगर आपने डायग्नोज करना है तो 3 पॉइंट्स जो है जरूर प्रेजेंट होने चाहिए। फर्स्ट, यूनिलेटरल वीकनेस। यूनिलेटरल वीकनेस क्या होता है कि आप जो वन साइड ऑफ द बॉडी है वो वीक हो जाता है, या तो वो जो है उसमें वो आप कह सकते हो वो पैरालाइज हो जाता है, या तो फेस, आर्म और लेग, ये तीन चीजें जो है पैरालाइज हो जाती हैं, यानी कि यहाँ पे आपको कुछ सेंस नहीं, आप सेंस नहीं कर पा रहे होते, ठीक है। हैंड मूवमेंट नहीं होती, लेग मूवमेंट नहीं होती, फेशियल ड्रूप होता है, ठीक है।
या तो होमोनिमस हेमियानोपिया होता है। इससे क्या होता है कि हाफ आपका जो साइड है बॉडी का उसका विजन लॉस हो जाता है, ठीक है। हेमियानोपिया का मतलब होता है हाफ, लॉस ऑफ हाफ ऑफ द विजन, ठीक है। और हायर सेरिब्रल डिसफंक्शन, यानी कि ऐसा है कि अगर लेफ्ट साइड पे स्ट्रोक है, ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन में डैमेज है स्ट्रोक की वजह से, तो राइट साइड ऑफ द ब्रेन, राइट साइड ऑफ द बॉडी जो है वो इफेक्ट होगा। और जो लेफ्ट राइट साइड अगर ब्रेन का जो है वो अफेक्टेड है, तो लेफ्ट साइड आपका जो है क्या होगा, उसमें जो है आप इस तरह की वीकनेस देखेंगे या वो पैरालिसिस आप देखेंगे। तो सेरेब्रल डिसफंक्शन आप हायर देखते हैं। इसमें आप ये देख सकते हैं कि टोटल इंटीरियर सर्कुलेशन में जो इंटीरियर आर्टरीज हैं ये ब्लॉक हो गई हैं, जिसकी वजह से आपको ये 3 पॉइंट्स पूरे के पूरे प्रेजेंट होने चाहिए टू डायग्नोज कि ये टोटल इंटीरियर सर्कुलेशन स्ट्रोक है। देन पार्शियल इंटीरियर सर्कुलेशन स्ट्रोक, ये सेम एज टैक्सी है, लेकिन ये जो है इससे कम सिवियर होता है। अब इसके लिए आपको यही सेम जो मैंने आपको डायग्नोसिस की 3 पॉइंट्स बताए हैं, इसमें सेम यही होना चाहिए, लेकिन जो है 2 पॉइंट्स इसमें आपको क्लियर होने चाहिए। 2 पॉइंट्स जो है इसमें हमेशा प्रेजेंट होना चाहिए, जिसमें आप ये डायग्नोज कर सकते हैं कि ये पार्शियल एंटीरियर सर्कुलेशन स्ट्रोक है। देन वी हैव पोस्टीरियर सर्कुलेशन सिंड्रोम। इसमें जो है जो बेजिलर आर्टरी है या वर्टेब्रल आर्टरी या पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरीज, या मैंने आपको बताया कि जो पोस्टीरियर सर्कुलेशन जो है उसकी आर्टरीज में जब भी ब्लॉकेज हो जाए तो ब्रेन स्टेम या सेरेबेलम की जो है प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है, वो जो है वो एरिया ब्रेन का डैमेज होना शुरू हो जाता है। और इसके लिए आपको जोन जोन से पॉइंट्स देखने हैं जो डायग्नोज कर सकते हैं इस स्टेट को, वो है कि जो है आपको जो है एटेक्सिया होगा विच इज लॉस ऑफ मसल कंट्रोल, ठीक है। निस्टैग्मस होगा, यानी कि जो आई मूवमेंट्स है ये जो है रेपिटेटिव आपको नजर आएंगी, इनवॉलंटरी होंगी। आप एक जगह पे आए आपको आंखें आए बॉल नजर नहीं आएगा। और वर्टिगो विच इज जो हम उर्दू में इसको हम चक्कर आना बोलते हैं, ये चक्कर आते हैं, ये जो है इसके डायग्नोस्टिक पॉइंट्स हैं। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। और जो है आइसोलेटेड हेमिनोपस होमोनिमस हेमियानोपिया, ठीक है, जिसमें वही है कि हाफ जो है साइड का विजन लॉस हो जाता है। और आप ये देख सकते हैं कि जो बॉडी जो ब्रेन का पार्ट डैमेज होगा, वही फंक्शन जो वो बॉडी में परफॉर्म कर रहा है वो जो है आप कह सकते हैं जिसका डिसफंक्शन होगा। जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि ब्रेन स्टेम वगैरह में जो है मसल कंट्रोल आ गया, हमारा आई मूवमेंट आ गया, हमारे जो हम बैलेंस है हमारे जो है ब्रेन का, एक तरह से आप कह सकते हैं, जिससे हम मतलब हमें चक्कर नहीं आते, हम बैलेंस्ड रहते हैं, ठीक है। अगर ये एरिया डैमेज हो गया तो जो है आप कह सकते हैं कि इस तरह के आपको इश्यूज नजर आएंगे। तो 2 पॉइंट्स इनमें से जरूर प्रेजेंट होने चाहिए। देन वी हैव लेक्यूनर सिंड्रोम। इसमें जो छोटी आर्टरीज होती हैं जो डीप विद इन द ब्रेन होती हैं, इनमें जब ब्लॉकेज हो जाए तो लेक्यूनर सिंड्रोम कॉज होता है। और जो है इसकी डायग्नोसिस के लिए इन तीनों में से कोई भी एक पॉइंट जो है प्रेजेंट होना चाहिए, या तो यूनिलेटरल वीकनेस होनी चाहिए, ठीक है, या प्योर सेंसरी स्ट्रोक होना चाहिए विच इज नंबनेस या टिंगलिंग या लॉस ऑफ सेंसेशन टू अ पार्ट ऑफ बॉडी, ओके। देन एटेक्सिक हेमीपैरेसिस जो है वीकनेस आप कह सकते हैं, या पुअर कोऑर्डिनेशन आप कह सकते हैं, ठीक है, वही मसल कंट्रोल है और वो कोऑर्डिनेशन उसमें नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास थी बैम्फर क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रोक, या आप कह सकते हो ऑफ इस्कीमिक स्ट्रोक। तो इस्कीमिक स्ट्रोक के हमारे पास ये 4 टाइप्स हैं। आगे बढ़े। तो द थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रोक इज हेमरेजिक स्ट्रोक। मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रोक होते हैं, या तो ब्लॉकेज की वजह से या जब ब्लीडिंग हो जाए। हेमरेजिक स्ट्रोक में क्या होता है कि जब भी कोई ब्लड वेसल रप्चर हो जाता है, ठीक है, और ब्लड जो है वो लीक आउट कर जाता है इनसाइड द स्कल, तो जो है एक तरह से वो ब्रेन को उसके सेल्स को पुश करता है, ठीक है, और इसकी वजह से नर्व सेल्स की डेथ हो जाती है।
आप एक तरह ये होता है किसी एन्यूरिज्म की वजह से, जैसे आपको मैंने एन्यूरिज्म का एक बताया, एक तरह से ये आप देख सकते हैं एक बैलून सा बन जाता है, ठीक है। ये जो है जब आपके ब्लड वेसल्स में हो तो जो है इसकी वजह से ब्लड, ये अगर ये बर्स्ट हो जाए तो ब्लड लीक कर जाता है। और ये एन्यूरिज्म होता है ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर, जब हमारी ब्लड वेसल्स वीक हो जाते हैं। हेमरेजिक स्ट्रोक की हमारे पास 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज इंट्रापेरेन्काइमल हेमरेजिक स्ट्रोक, जिसमें जो ब्लीडिंग होती है वो अकर हो जाए इनटू ब्रेन्स फंक्शनल टिश्यू। वो टिश्यू जो फंक्शन कर रहा हो उसमें अगर ब्लीडिंग, उसमें हमें ब्लड नजर आ जाए तो जो है हम कह सकते हैं कि ये इंट्रापेरेन्काइमल हेमरेजिक स्ट्रोक है। और ये होता है ड्यू टू अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन। फिर हमारे पास है इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेजिक स्ट्रोक, ठीक है। जो आप अगर मैं आपको आगे जब बताऊंगी आपको सीटी स्कैन का, तो हमारे जो ब्रेन में वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर जब ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए तो जो है वो एक ऐसा, वो एक ऐसी स्पेस होती है जिसमें हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड फ्लो करता है, जिससे हमारे ब्रेन के जो सेल्स हैं उसको जो है न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो अगर उसमें ये ब्लड जमा हो जाए तो इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेजिक स्ट्रोक होता है। देन थर्ड टाइप इज सब एराकिनोइड हेमरेजिक स्ट्रोक। ये सब एराकिनोइड हेमरेजिक स्ट्रोक क्या है कि हमारे जो मेनिंजीज होते हैं स्कल के नीचे, जो हमारी 3 लेयर्स हैं, ठीक है, मेनिंजीज इसको हम कहते हैं, उनमें जो ड्यूरा मैटर और पिया मैटर होता है, ठीक है, उसके दरमियान में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बहता है। जो उसके दरमियान जो ये फ्लूइड बह रहा है वहां पर अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए तो सब एराकिनोइड हेमरेजिक स्ट्रोक होगा। अब हम जाएंगे टूवर्ड्स सिम्टम्स। स्ट्रोक की सिम्टम्स को लर्न करने के लिए एक एक्रोनिम है जिसको हम कहते हैं बी फास्ट। आपने अक्सर देखा होगा जो है हॉस्पिटल्स में भी इसके बैनर्स लगे होते हैं जहां पे उन्होंने स्ट्रोक के मैनेजमेंट का लगाया हो। ये बी फास्ट एक तरह से एक एक्रोनिम है जो लोगों को बताया जाता है ताकि आप ये देख सकें कि अगर किसी को स्ट्रोक हो रहा है। सो बी इज फॉर बैलेंस, यानी कि जिसको स्ट्रोक होता है उसका उसको वो प्रॉपरली स्टैंड नहीं कर सकता, ठीक है, उसका बैलेंस आउट हो जाता है, तो ये एक उसका सिम्टम है। देन ई इज फॉर आइज, जैसे मैंने आपको बताया कि उसकी आइज जो है वो इनवॉलेंट्री रैपिड उसकी मूवमेंट होती है, ठीक है। देन वी हैव एफ। एफ से स्टार्ट होता है फेशियल ड्रूप, जो चेहरा होता है, ठीक है, उस पे जो है आप कह सकते हो कि वो क्योंकि प्रॉपर जो है आप कह सकते हो उसको मोटर न्यूरॉन्स उसको प्रॉपर नहीं क्या कह सकते हैं आप सप्लाई आप कह सकते हो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस मिल रही, तो वो फेशियल ड्रूप होना शुरू हो जाता है, जैसे मुंह गिरना, ऐसे साइड पे ऐसे गिरने लग जाता है, तो ये फेशियल ड्रूप होता है। ए इज फ्रॉम आर्म वीकनेस, ठीक है, आर्म जो है वो वीक हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है। एस स्टैंड्स फॉर स्पीच डिफिकल्टी, स्पीच की वजह से स्पीच डिफिकल्टी यहाँ पर नजर आती है। और टाइम, टाइम मींस टाइम टू टेक टू इमरजेंसी, यानी कि स्ट्रोक में हमारे पास टाइम बहुत मैटर करता है। अगर हमने टाइम पे पेशेंट को पहुंचा दिया इमरजेंसी में और उसकी ट्रीटमेंट शुरू होगी तो सर्वाइवल चांसेस है, ठीक है। अगर जो है हम उसको प्रॉपरली ना पहुंचा पाए तो हम जो है एक तरह से उसकी हालत उसकी बिगड़ सकती है, ठीक है। सो टाइम मींस कि हमें उसको इमरजेंसी में जो है पहुंचाना है, विद इन टाइम पहुंचाना है। आगे हम देखेंगे कि किन सिचुएशंस में किस तरह से हमने जो है आगे डायग्नोसिस में भी देखेंगे, ट्रीटमेंट में भी देखेंगे, इमरजेंसी केस में भी देखेंगे कि किस तरह से हम स्ट्रोक के पेशेंट्स को मैनेज कर सकते हैं। तो ये इसकी सिम्टम्स थे। देन डायग्नोसिस, डायग्नोसिस जो है स्ट्रोक की होती है 3 टाइप से, फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, ब्लड टेस्ट्स और ब्रेन इमेजिंग। ये 3 फैक्टर्स हैं जो डायग्नोज करते हैं स्ट्रोक को। फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिम्टम्स को ऑब्जर्व करते हैं।
हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एक स्केल यूज करते हैं विच इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ स्ट्रोक स्केल। ये एक ऐसा स्केल है जिससे जो है डायग्नोज किया जाता है कि आगे जो ट्रीटमेंट आउटकम्स है या आगे जो आउटकम्स जो है वो कौन से होंगे, इससे जो है हम देख सकते हैं। और ये जो स्केल होता है फ्रॉम 0 to 42 होता है। अगर 0 है तो वो नॉर्मल है, यानी कि सर्वाइवल चांसेस आप देख सकते हैं। और 42 अगर जो है इसका हाईएस्ट रेंज है, जो बताता है कि ये सिवियर हो चुका है, ठीक है, सिवियर या क्रॉनिक स्ट्रोक है। जैसे कि एक तरह से क्वेश्चन एयर होता है ना, वैसे ही ये एक स्केल होता है जिसमें जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है वो क्या करता है, एक तरह से देखता है, क्या कह सकते हैं आप, एक तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करता है पेशेंट को देखते हुए। ये किसी ने हाथ रेस किया, क्या क्वेश्चन है? मैम सदिक अहमद। एक क्वेश्चन है जी जी। कि आपने स्ट्रोक डिफाइन किया, दोनों में आपने कंपैरिजन बताया, लेकिन इस चीज़ की मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि ये हाइपरटेंशन की जो है स्ट्रोक के साथ इतना ज़्यादा रिलेट क्यों कर रही है, एक न्यूरोलॉजिकल। देखिए हाइपरटेंशन जो है एक ऐसा डिजीज है जिसकी वजह से हमारा, जो मैंने पहले ही बताया कि ब्लड वेसल्स बहुत वीक हो जाते हैं, तो वही ब्लड वेसल्स हमारे ब्रेन को भी पहुंचा रहे हैं ना ब्लड को। तो हमारे ब्रेन के भी ब्लड वेसल्स जो है वो वीक हो जाते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि हाइपरटेंशन से भी हेमरेज हो रहा है, ठीक है। तो ब्रेन को जो है आप कह सकते हैं कि इसमें क्या कह सकते हैं, हाइपरटेंशन की वजह से जब ब्लड वेसल्स वीक हो जाती हैं तो ये स्ट्रोक हो सकता है। इस क्लियर हुआ आपको? कोई और क्वेश्चन? ओके। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम ये देखते हैं कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं एक स्केल को यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें 11 आइटम असेसमेंट होता है, यानी कि 11 आप कह सकते हैं क्वेश्चन हम देखते हैं। सो फर्स्ट इज क्वेश्चन 1 जो है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, और यही 3 पार्ट्स जो है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करते हैं कि जो है पेशेंट जो है वो कॉन्शियस है कि नहीं है। या एक तो उसका आप कह सकते हैं एक तो उसकी आवाज या उसके बोलने के तरीकों को देखा जाता है कि वो बोल सक रहा है कि नहीं, उसकी माउथ मूवमेंट को देखा जाता है, ठीक है ना, उसके रिस्पॉन्स को देखा जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आप देख सकते हैं, ठीक है। देन जो है सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेस्ट गेज, यानी कि उसकी आई मूवमेंट कैसी है, ठीक है, उसके जरिए से हम पता लगा सकते हैं। देन वी हैव विजुअलनेस, उसको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक साइड जो अगर जैसे मैंने आपको बताया हेमेनोपिया होता है, उसको उसका विजन क्लियर है कि नहीं है। तो थर्ड हम ये चेक करते हैं। अच्छा, ये जो हम कर रहे हैं ना, जैसे ये हम एक क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसमें हम पॉइंट्स देते हैं फ्रॉम 0 to 3 या 0 to 2, ठीक है। अगर 0 है तो आप कह सकते हो कि वो मोर टूवर्ड्स नॉर्मल है। और अगर जैसे 2 या 3 है या हाईएस्ट नंबर आप कह सकते हो, मैक्सिमम नंबर है, वो है कि या तो कोई इशू है या कोई क्रॉनिक स्टेट है, ठीक है। ओके। फोर्थ क्या है, फेशियल पेल्सी, यानी कि जो हम चेहरा है, फेशियल ड्रूप है, वो हो रहा है, ठीक है। उसकी वजह से जो है अपर जो फेस है वो आप कह सकते हो वो हिलाने से जॉ मूवमेंट नहीं होती है, ठीक है। स्माइल आप कहते हो आपके पेशेंट को, आपकी आप स्माइल करो, टीथ दिखाओ, तो वो उसको ये सब करना मुश्किल लग रहा होता है, ठीक है। तो ये फेशियल पैल्सी को हम चेक करने के लिए करते हैं। अगर 0 है तो वो नॉर्मल है, अगर नॉर्मल है तो हम 0 पॉइंट दे देते हैं। अगर 3 है तो आप कहते हैं कि कंप्लीट पैरालिसिस हो गया। देन फिफ्थ इज मोटर आर्म, हम लोग जो है आर्म को देखते हैं कि हमारा कि जो पेशेंट का आर्म है वो सही है कि नहीं, ठीक है। हम उसको हिलाते हैं, हम उसको चेक करते हैं कि वो इस यहाँ पे इसमें सेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। तो मोटर आर्म को चेक किया जाता है। देन सिक्स्थ में हम मोटर लेग को चेक करते हैं, ठीक है, कि टांग को चेक करते हैं कि इसमें जो है ये सेंस कर रहा है, इसको इस यहाँ फील हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये जो है लेग को चेक किया जाता है।
लिम्ब एटेक्सिया, एटेक्सिया मैंने आपको बताया लॉस ऑफ मसल कंट्रोल। अब देखा जाता है कि उसके मसल में कंट्रोल है कि नहीं है, या वो बिल्कुल ही हाथ पांव गिर रहे हैं, या जो है उसमें इतना कंट्रोल है कि वो अपने हाथ पांव को संभाल सकता है। ठीक है, तो ये देखा जाता है। सेंसरी में हम चेक करते हैं कि पेशेंट अवेयर है कि उसके फेस को, उसके आर्म को, उसकी लेग को जो है टच किया जा रहा है, टच को वो सेंस कर सकता है कि नहीं, ये सेंसरी में देखा जाता है। बेस्ट लैंग्वेज में हम कोशिश करते हैं पेशेंट को कि वो बोले, ठीक है, उसकी स्पीच को देखने के लिए, उसकी स्पीच को देखने के लिए हम जो है बेस्ट लैंग्वेज में ये चेक करते हैं। डिसआर्थरिया में भी हम जो है पेशेंट की वर्ड्स को चेक करते हैं कि जो है पेशेंट जो है वो जो लफ्ज बोल रहा है वो क्या प्रॉपर बोल रहा है, या वो बहुत स्लरी सी स्पीच दे रहा है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा जिनका फेशियल ग्रुप होता है वो प्रॉपरली बोल भी नहीं सकते, तो वो किस तरह से उनका वर्ड्स की फॉर्मेशन है वो प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही है। और लास्ट इज एक्सटिंक्शन या इनअटेंशन, यानी कि जो है वो अपने वो उसका विजन, या उसका जो है वो पर्सनल अटेंशन, या उसका आप कह सकते हो कान, यानी कि उसका ऑडिटरी सेंसेस ये प्रॉपर है कि नहीं है, वो हम इस तरह से भी उसको चेक कर सकते हैं। तो हम इस तरह से, मैंने आपको बताया कि टू टू हम 0 to 2 या 0 to 3 हम इस तरह से इनको स्कोर देते रहते हैं, एंड देन जो है एक तरह से हम मार्क करते हैं। मार्क करने के बाद हम इंटरप्रेट करते हैं स्कोर्स को, तो मैंने यहाँ पे आपको एक छोटे से टेबल में दिखाया है। इंटरप्रेट करने में हम ये देखते हैं कि अगर 0 है तो कोई स्ट्रोक के सिम्टम नहीं है, 1 to 4 है अगर तो माइनर स्ट्रोक है, अगर 5 to 15 है तो मॉडरेट स्ट्रोक है, ठीक है। 16 to 20 है अगर तो मॉडरेट टू सिवियर स्ट्रोक है इसमें। 21 to 42 है तो इसमें सिवियर स्ट्रोक हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये फिजिकल एग्जामिनेशन थी, और इस स्केल के जरिए जो है हम इसको डायग्नोस करते हैं। इस स्टेट में आप इस चीज में किसी को कोई इशू है? इस स्केल में किसी को कोई इशू है? ओके, देन जो है डायग्नोसिस में हमारे पास आ जाती है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में हम लोग जो है कंप्लीट ब्लड काउंट देखते हैं, ठीक है। कंप्लीट ब्लड काउंट में हम क्यों देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी देखना होता है कि हमारे जो ब्लड सेल्स हैं वो कैसे हैं। रेड ब्लड सेल्स भी अगर ज्यादा हो जाए, जैसे हमारे पास हम पॉलीसाइथीमिया इसको कहते हैं, अगर ज्यादा हो जाए तो ये भी रेड ब्लड सेल्स भी जो है ना आपस में ये एक तरह से आप कह सकते हो ये कंजस्टेड हो जाते हैं, या एक ऐसा क्लॉट सा बना देते हैं। यही क्लॉट जो है इस्कीमिक स्ट्रोक कॉज कर सकता है, ठीक है। और अगर हम ये भी देखते हैं कि जो प्लेटलेट काउंट है वो कितना है, वो नॉर्मल है कि नहीं है। प्लेटलेट्स अगर कम है तो जो है क्लॉटिंग फैक्टर्स हमारे पास कम है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा है। फिर ब्लड ग्लूकोज को हम मेजर करते हैं, ठीक है। ब्लड ग्लूकोज को इसलिए मेजर करते हैं कि अगर पेशेंट को ग्लूकोज चेक करने के अगर वो बहुत कम है, ठीक है, अगर जो है ना हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, तो हाइपोग्लाइसीमिया में जो है ना जो चक्कर आना है ये सिम्टम्स हम देख सकते हैं, तो ठीक है। आगे भी हम देखेंगे कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी हम किस तरह से उसको मैनेज करेंगे, ठीक है। और जो है अगर ज्यादा जो है ब्लड ग्लूकोज है तो उसमें भी स्ट्रोक के चांसेस हो सकते हैं। तो ये दो पैरामीटर्स हम लोग ब्लड टेस्ट के जरिए मेजर करते हैं। ओके, और जो है फाइनल चीज जो हम देखते हैं वो है ब्रेन इमेजिंग। ये ब्रेन इमेजिंग जो है एक बहुत मेजर चीज है जो प्रॉपरली हमें स्ट्रोक का बता सकती है, जो हमें बता सकती है कि स्ट्रोक जो है वो कहाँ अकर हुआ है, ब्रेन के किस पार्ट में अकर हुआ है। हम जो है इसको इस ब्रेन इमेजिंग के जरिए पता लगा सकते हैं। तो ब्रेन इमेजिंग जो है 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज सीटी स्कैन विच इज कंप्यूटेड टोमोग्राफी, और जो है एमआरआई विच इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये दो इमेजिंग ये दो ऐसे टेक्निक्स है जिसके जरिए हम ब्रेन के इमेजेस लेते हैं और फिर हम डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं। ये एक टेबल मैंने आपको बताया है जिसमें हम पता लगाते हैं कि इन इमेजिंग में हम लोग 2 चीजें देखते हैं, एक देते हैं सेंसिटिविटी,
कि कितनी इंटेंसिटी है उस डैमेज की, ठीक है, और स्पेसिफिसिटी। हम इन इमेजेस के जरिए देखते हैं, इन टेक्निक से देखते हैं कि किस पार्ट ऑफ द ब्रेन में ये जो है इशू हो रहा है, ठीक है, लोकेशन क्या है उस इस्कीमिया की या उस हेमरेज की, ठीक है। ओके, सीटी स्कैन जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ एक्सरे होता है जो ब्रेन की क्रॉस सेक्शनल इमेजेस लेता है फिर डिफरेंट एंगल्स, जो बताता है कि जो है इस्कीमिया या कोई और जो इशू है वो कहाँ हो रहा है। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करती हूँ ताकि आपको पता चले। ओके, ये जो है एक नॉर्मल ब्रेन है, ठीक है। आप एक देख सकते हैं, ये जो है ना पार्ट, ये जो बीच में एक्स सा बना हुआ है, ये वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है, ब्रेन के। और आप देख सकते हैं कि नॉर्मल ब्रेन इमेज का यहाँ पर जो है आपको ये जो आपको नजर आ रहा है, ये आपको हल्का ग्रे ग्रेश नजर नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि इसको इस पार्ट को ऑक्सीजन मिल रहा है, ठीक है। और जो है ये जो है आपको नजर आ रहा है, ये आप ये सब अरेक्नोइड स्पेस है जहां पर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बहता है, ये देख रहे हैं। और जो है ब्रेन, जो नॉर्मल ब्रेन होता है उसकी सिमेट्री आप, जैसे अगर मैं इसको हाफ में डिवाइड करूं तो यहाँ ये दोनों जो पार्ट्स हैं ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। तो सीटी स्कैन में एक नॉर्मल ब्रेन की इमेज आपको इस तरह से नजर आती है, ठीक है। ये जो है क्रॉस सेक्शनल है, ये है लेफ्ट साइड और ये है राइट साइड। ओके, स्ट्रोक का कुछ आवर्स बाद कुछ जो है अगर ब्रेन देखा जाए तो आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ इस्कीमिक स्ट्रोक हमें ब्रेन की इमेज इस तरह से नजर आती है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो है आपको प्रॉपर, ये देखो, आप ये देख रहे हैं अभी जो ब्लैक सा आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये डैमेज नजर आ रहा है, ये डैमेज नजर आ रहा है। और ये जो आपको ये वाइट नजर आ रहा है ना, ये बता रहा है कि ये इस्कीमिया है, क्योंकि ये ब्लड वेसल है जो ब्लॉक हो चुकी है। ये बता रहा है कि ये ब्लड वेसल ब्लॉक हो चुकी है। और ये ब्रेन की इमेज है आफ्टर 48 आवर्स ऑफ स्ट्रोक, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये जो पार्ट है ब्रेन का, ये जो पार्ट है ब्रेन का, ये आपको थोड़ा ब्लैक सा नजर आ रहा है, ठीक है। ये जो ब्लैकिश से जब नजर आना शुरू हो जाए तो हमें पता चल जाता है कि इस पार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिला है, ठीक है। और ये जो है ये सेल्स जो है डेड हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं एक तरह से ये किस तरह से इसको इन वेंट्रिकल्स को पुश कर रहे हैं, या क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो चुकी है, ठीक है, तो यहाँ पे स्वेलिंग हो चुकी है। इस वजह से जो है ये वेंट्रिकल्स आपको थोड़ा छोटा नजर आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर सिमिट्री भी नहीं है। जो डैमेज ब्रेन होता है वो उसकी प्रॉपर सिमेट्री भी नहीं होती। सीटी स्कैन में किसी को इशू है? ओके, ये दो और सीटी स्कैन हमारे पास है, ठीक है। ओके, ये जो है आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे ये क्रॉनिक स्टेट है, ठीक है। इस क्रॉनिक स्टेट में आप देख सकते हैं कि ये जगह जो है, ये जो आप कह सकते हैं पार्ट, ये जो पार्ट है ब्रेन का, ये अच्छा खासा डैमेज हो चुका है, ये बिल्कुल ब्लैक आपको नजर आ रहा है। और जो है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिला है, ठीक है, तो ये आपको बता रहा है कि यहाँ पर जो है ये डैमेज हुआ है, ठीक है। ओके, हमारे पास सीटी स्कैन्स होते हैं दो टाइप्स के। एक होता है नॉन कंट्रास्ट सीटी स्कैन, ठीक है, जो जिसके बहुत ये हमें जल्दी रिजल्ट्स मिल जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको ये बताया, ये नॉन कंट्रास्ट है, ठीक है। एक होता है कंट्रास्ट सीटी स्कैन, जिसमें जो है ब्लड के अंदर हम लोग डाई डाल देते हैं, डाई को रन करवा देते हैं, ताकि जो है हमें प्रॉपर पता चल सके कि जो है कौन सा हमारे ब्लड वेसल्स हमें प्रॉपर नजर आए इन अ सीटी स्कैन। तो इसको हम सीटी एंजियोग्राफी भी इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं। अब ये जो आपको पिक्चर दिखाई है, ये सीटी एंजियोग्राफी की है। आप देख सकते हैं कि बाकी सब चीजों को जो है नजर नहीं आ रही, सिर्फ ब्लड वेसल्स नजर आ रही है। ये देखें, ये सर्कल ऑफ विलिस है, ये ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। और जहां जहां डाई आता है, इजिली जा रहा है, वहां वहां उसको उसने व्हाइट कलर शो कर दिया है। अब आप यहाँ देखें, इसको मैं और जूम कर देती
ये देखें कि जो डाई है ये यहाँ तक पहुंचता पहुंचता अब यहाँ से आगे वो नहीं गया, और वो यहाँ पे शो कर रहा है कि ये एक ब्लॉकेज है। ठीक है, तो इस तरह से जो है एक कंट्रास्ट सीटी स्कैन जिसमें हम लोग डाई को यूज करते हैं, ठीक है, वो जो है किस तरह से हमें ब्लड वेसल्स को शो करता है। इन दो पिक्चर्स में किसी को इशू है? नो ओके, मैम। ओके। अब ये जो पिक्चर है ये थोड़ी डिफरेंट आपको नजर आएगी फ्रॉम द प्रीवियस वंस, क्योंकि प्रीवियस में हम लोग पहले जो हम देखे थे वो सारे थे उन वो पिक्चर्स जो थी हम इसमें इस्कीमिक स्ट्रोक देखे जिसमें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। अब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ तो चले मिल रहा है ऑक्सीजन, यहाँ पे पूरा कलर ठीक है, लेकिन ये देखें पार्ट, ये पार्ट शो कर रहा है कि ये जगह जो है यहाँ पे ब्लीडिंग हुई है। सो दिस इज हेमरेजिक स्ट्रोक। ये जो पार्ट है यहाँ पे हमें इंटरनल ब्लीडिंग नजर आ रही है, ये एक हेमरेजिक स्ट्रोक है। तो इस तरह से जो है सीटी स्कैन्स के जरिए हम पता लगा सकते हैं कि स्ट्रोक जो है हुआ है, और हम इसकी लोकेशन और इसकी स्पेसिफिसिटी या इसकी सेंसिटिविटी बता सकते हैं। ओके, देन वी हैव एमआरआई। सीटी स्कैन और एमआरआई का डिफरेंस ये होता है, ये भी दोनों स्कैन्स ही होते हैं जी। डॉक्टर अयान, क्या आपका क्वेश्चन है? आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैम, ये सीटी स्कैन का आपने रिवाइज किया और इसमें आपने जी। बताया कि इसमें टाइप और लोकेशन मतलब आप देख सकते हैं। हम्म। तो हम लोग इसकी समझ नहीं है कि टाइप और लोकेशन को हम किस तरह देखेंगे। एक तरह से ये है कि हमें पता चलेगा कि किस जगह पे जो है हमें डैमेज नजर आ रहा है, या तो वो किस टिश्यू में नजर आ रहा है डैमेज, या लेफ्ट या राइट साइड पे है, ये बता रहे हैं। स्पेसिफिसिटी इज लोकेशन, सेंसिटिविटी इज इंटेंसिटी, कितना डैमेज हुआ है। ये क्लियर है? कोई और क्वेश्चन है? नो मैम। ओके, सो वी हैव एमआरआई स्कैन। काढतले क्या करण गया हड़े। ये काइंडली अपने आप को अनम्यूट करें, सॉरी म्यूट करें। एमआरआई स्कैन जो है ये एक ये मोर सेंसिटिव देन सीटी स्कैन है, इसलिए क्योंकि जो है हम इसमें मैग्नेटिक वेव्स या रेडियो वेव्स को यूज करते हैं टू शो द इमेज ऑफ द ब्रेन। ठीक है, एमआरआई स्कैन में हमें ब्लड वेसल्स सॉरी हमें ब्लड वेसल्स नजर आते हैं, और जो है जैसे ये आपको जो है हमें पता चल रहा है कि कहाँ कहाँ ब्लड पहुंच रहा है। और एक इस तरह का भी स्कैन होता है, ये देखें यहाँ पे ये ब्रेन का हमें स्कैन नजर आ रहा है, और ये देखें ये जो पार्ट है ये शो कर रहा है कि यहाँ पर जो है ये जगह डैमेज हुई हुई। अब आप इस पार्ट को देखें और इस पार्ट को देखें, आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा कि ये लाइटर है और ये डार्कर है, और जहां जो डार्कर शेड्स होता है ये बताता है कि यहाँ पे डैमेज हुआ है। ठीक है, एमआरआई स्कैन में जब हम जहां हम ब्लड वेसल्स को देखते हैं, जहां हम ब्लड सप्लाई को देखते हैं, ठीक है, तो आप इस पार्ट को देखें, ये पार्ट आपको प्रॉपरली बता रहा है कि यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन ब्लड सप्लाई प्रॉपर है। लेकिन इस हाफ में इस हेमिस्फेयर में जो है प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं है। ठीक है, तो ये जो है एमआरआई जो है इस तरह से आपको बताता है। ओके, अब ये जो दो स्कैन्स हमने किए हैं ये हमें किस तरह से हेल्प आउट कर सकते हैं इन इमरजेंसी केसेस। नेक्रोसिस जो होता है या सेल डेथ वो होता है विद इन 3 आवर्स ऑफ ऑनसेट, और जो जैसे मैंने आपको सिम्टम्स में बताया था कि टी फॉर टाइम होता है, टाइम टू टेक टू इमरजेंसी, तो उस इमरजेंसी में पहुंचाने का यही वजह होती है कि हम प्रॉपरली पेशेंट को एनालाइज कर सकें कि उसको कौन सा स्ट्रोक हुआ, ताकि उसको उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट मिल सके। ठीक है, तो जो है अगर विद इन
3 आवर्स उसको हम ट्रीट कर सकते हैं पेशेंट को, तो हम उनकी जान बचा सकते हैं और फर्दर उस जो भी डैमेज है उसको हम रोक सकते हैं। ब्रेन इमेजिंग जो होती है वो होती है विद इन 3 to 6 आवर्स। सीटी स्कैन जो है वो एक ऐसा स्कैन है जो आपको प्रॉपर और बहुत क्विक रिजल्ट्स दे सकता है, ठीक है। इस वजह से इन इमरजेंसी जो है सीटी स्कैन को हम प्रेफर करते हैं। एमआरआई जो होता है वो ऑलमोस्ट आफ्टर 12 to आप कह सकते हो 18 आवर्स हमें देता है रिजल्ट्स। तो उस टाइम तक हम इतना देरी हमें नहीं चाहिए कि हम ट्रीटमेंट करें, ठीक है ना। तो ट्रीट हम लोग जल्दी करना होता है, हमें पता पाए तो ये पता लगाना है कि कौन सा स्ट्रोक है, और जो है उसी स्ट्रोक के हिसाब से हमें जल्द से जल्द उसको ट्रीट करना होता है ताकि हम पेशेंट की जान बचा सकें। तो सीटी स्कैन जो है वो यूज किया जाता है, वो एफिशिएंट है इन इमरजेंसी। यहाँ पे किसी को क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन? ओके। मैम, जी जी बोले। ये ज्यादातर इमरजेंसी में जब सिटी स्कैन या एमआरआई कर सकते हैं तो वो इमरजेंसी में होते हैं, तो इतना वक्त कहाँ से होते हैं कि वो प्रॉपर सिटी स्कैन देखिए। करके उसके बाद हम्म, डॉक्टर को रिपोर्ट प्रोवाइड करे, तो जहाँ तक वो। देखिए हमारे पास 3 आवर्स का टाइम होता है जिसके अंदर अंदर हम लोग ये सब कर सकते हैं। और वही बात है कि अगर स्ट्रोक हुआ है और हम फटाफट पेशेंट को जल्द से जल्द पहुंचा पाए, ठीक है, हॉस्पिटल, तो और जो है विद इन जी। 3 आवर्स जो है ये सारे प्रोसीजर्स हो जाए तो पेशेंट की जान बच जाती है। इसकी रिपोर्ट। एमआरआई की रिपोर्ट जो है वो लेट आती है, सीटी स्कैन की जल्दी आती है। क्लियर है? आगे बढ़े। यस मैम। ओके। ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रोक। स्ट्रोक की ट्रीटमेंट के लिए मैंने आपको बताया कि 2 टाइप्स हैं ना, ठीक है, इस्कीमिक और हेमरेजिक। अब बोलो। जो इस्कीमिक स्ट्रोक होता है उसकी ट्रीटमेंट हम हेमरेजिक में नहीं दे सकते, हेमरेजिक की जो ट्रीटमेंट है हम इस्कीमिक में नहीं दे सकते, ठीक है। इसी वजह से हमें पहले ये पता लगाना होता है कि स्ट्रोक कौन सा हुआ है, ठीक है। इस्कीमिक स्ट्रोक में हम लोग एंटीकोगुलेंट्स देते हैं, ठीक है। सीटी स्कैन से हमें पता चलता है कि या तो कि इस्कीमिक है या हेमरेजिक है, ठीक है। अगर हेमरेजिक स्ट्रोक है तो हम सबसे पहले जो है ये होता है कि हम ब्लड प्रेशर को कम करते हैं, ठीक है, ताकि है जो है ब्लीडिंग कम हो जाए, ठीक है। ब्लड प्रेशर को कम किया जाता है। और जो है या हम ऐसे ये जो आप विटामिन के है, विटामिन के यूज किए जाते हैं ताकि हम लोग जो ये ब्लीडिंग को रिवर्स कर सकें, ठीक है, एंटी कोगुलेशन को रिवर्स कर सकें, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा कोगुलेशन हो जाता है कि ब्लड ब्लीडिंग रुक जाए। और जो है इसके बाद जब हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लेते हैं, हम ब्लीडिंग को कंट्रोल कर लेते हैं, तो हम लोग जो है फटाफट जल्दी जल्दी सर्जरी की तरफ जाते हैं। जो है क्या है कि उसी जो वही जो वेसल जो रप्चर हो चुकी है उसको सर्जरी के जरिए क्लिप किया जाता है, बंद किया जाता है, ताकि जो है ब्लीडिंग रुक जाए। तो हेमरेजिक स्ट्रोक का आप कह सकते हैं कि ये एंड यही होता है कि उसका हमें ये करना होता है, सर्जरी करनी होती है। इस्कीमिक स्ट्रोक में जो है अगर विद इन 4.5 आवर्स हमारे पास पेशेंट आ गया, ठीक है, सिम्टम्स अपेयर हुए विद इन 4.5 आवर्स पेशेंट आ गया, तो हम उसको जो है क्या देते हैं, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर विच इज टीपीए, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देती हूँ इसको। ये जो है एक प्रोटीन है, ठीक है, एक एंजाइम है जो कन्वर्ट करता है प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में, ताकि जो है एक तरह से जो क्लॉट होता है ये रिमूव हो जाए, ठीक है। ये क्लॉट को रिमूव करता है। ये इमरजेंसी केस में दिया जाता है अगर जो है पेशेंट
पेशेंट जो है मैं विद इन 4.5 आवर्स जो है हम क्या करते हैं, पेशेंट को टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर देते हैं जो क्लॉट को रिमूव कर देता है। ठीक है, ओके। और ये कब दिया जाता है? ठीक है, अगर स्कीमिक स्ट्रोक हो और वो लेस देन 3 आवर्स हो या लेस देन 4.5 आवर्स हो, ठीक है, तो हम इसको दे सकते हैं पेशेंट को। ठीक है, और जो है स्कीमिक स्ट्रोक हो और लेस देन 4.5 आवर्स हो और वो पेशेंट नॉन डायबिटिक हो, तो हम इसको टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर दे सकते हैं। ठीक है, या हम तब दे सकते हैं जब अगर पेशेंट को ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, ठीक है, तो ही हम ये टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर दे सकते हैं। अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है या 4.5 आवर्स के बाद रिपोर्ट हुआ है ये केस, तो हम इसको एस्प्रिन के जरिए डील करते हैं। 325 मिलीग्राम हम एस्प्रिन देते हैं पेशेंट को, जो क्या करता है, इसी क्लॉट को रिमूव कर देता है। और जो है इस्कीमिक स्ट्रोक में हमें ये बहुत ध्यान रखना होता है कि जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ये जो क्लॉट्स रिमूव करने वाला दे रहे हैं, हम इस तरह से दे कि ये जब क्लॉट रिमूव हो तो ब्लड फ्लो नॉर्मल हो जाए, ब्लड फ्लो नॉर्मल हो और ये जो वेसल है वो जो है एक्सट्रीम ब्लीडिंग की तरफ ना जाए। क्योंकि अगर ये थोड़ा सा ट्रीटमेंट खराब हो गया तो इस्कीमिक स्ट्रोक हेमरेजिक स्ट्रोक में बदल सकता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ब्लड वेसल वीक है। ठीक है, तो इस्कीमिक स्ट्रोक जो है वो क्या हो सकता है, हेमरेजिक स्ट्रोक में कन्वर्ट हो सकता है, इसलिए हमें बहुत एहतियात करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बताया ये एक्यूट मैनेजमेंट है। ठीक है, जब एक्यूट में मैनेजमेंट में हमारे पास जो एक्यूट स्ट्रोक का पेशेंट आ जाए, एक्यूट इस्कीमिक स्ट्रोक का पेशेंट आ जाए, तब हमें उसको इस तरह से मैनेज करना होता है। और जो है एक्यूट केसेस में हमें ब्लड प्रेशर को कम नहीं करना होता, ये एक डिफरेंस आया है। इसलिए क्योंकि जो है अगर हम उस क्लॉट को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, और जो है हमारा काम ये है कि हमें उस क्लॉट को रिमूव करवाना है और ब्लड फ्लो को नॉर्मल कराना है। अगर हम ब्लड फ्लो को जो है अगर ब्लड प्रेशर को कम कर देते हैं तो जो है वो ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और प्रॉपर सप्लाई ब्रेन को नहीं मिलेगा। इस वजह से हम जो है अगर जो है इस्कीमिक स्ट्रोक है और हम टीपीए नहीं दे रहे, ठीक है, तो जो है हम ब्लड प्रेशर को लेस देन 220/110 रख लेते हैं। ठीक है, लेस देन 220/110 हम रख लेते हैं। अगर इस्कीमिक स्ट्रोक है और टीपीए हम दे रहे हैं तब हम थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं इसी ब्लड प्रेशर को, लेकिन इतना कम नहीं करते, मतलब हम लेस देन 180/105 हम इसके कर सकते हैं। लेस देन 180 हो सिस्टोलिक और लेस देन 105 हो डायस्टोलिक। और हेमरेजिक स्ट्रोक अगर हो, ठीक है, तो हमें बीपी को कम करना होगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर को इस्कीमिक स्ट्रोक में हम कम नहीं करते, क्योंकि जो है जैसे क्लॉट रिमूव होगा ब्लड प्रेशर जो है प्रॉपर सप्लाई देगा ब्रेन को। इस वजह से जो है हम जो बीपी है उसको कम नहीं करते। यहाँ पे कोई इशू है? ये एक्यूट मैनेजमेंट मैंने आपको बताई है। कोई इशू है इधर? नो मैम, काफी अच्छा आपने एक्सप्लेन किया, लेकिन एक चीज एज रिक्वेस्ट जी जी कर रहा बोले। हूँ मैम आपसे कि आपने मेंशन किया ना कि मतलब 3 घंटे के बाद रिपोर्ट्स आती है, तो अब हम सबको एक गाइडेंस दें कि अगर मतलब रिपोर्ट्स आने तक अपने पेशेंट के साथ क्या क्या करना है, मतलब उसका केयर अपने कैसे रखना है। एक तो ये है कि एक तो हम हिस्ट्री भी लेते हैं ना, ऐसा है कि सिर्फ इमेजिंग के जरिए काम नहीं होता, हम लोग जो है पेशेंट की हिस्ट्री भी लेते हैं कि उसको पहले अगर स्ट्रोक हुआ हुआ है तो कौन सा हुआ हुआ है। ठीक है, उसकी हिस्ट्री भी लेते हैं, उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन भी लेते हैं। अच्छा, एक और चीज ऐसा है कि इस्कीमिक स्ट्रोक वाले पेशेंट और हेमरेजिक स्ट्रोक वाले पेशेंट का डिफरेंस भी होता है कि इस्कीमिक स्ट्रोक के पेशेंट्स कॉन्शियस होते हैं,
ठीक है, जिसमें मैंने आपको जिस तरह वो NIH स्केल बताया ना, हम वो सब देख सकते हैं। लेकिन जो हेमरेजिक स्ट्रोक के पेशेंट्स होते हैं वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं। ठीक है, तो एक ये भी डिफरेंस हो गया। ये मोहम्मद राशिद, आपका क्या क्वेश्चन है? ये आपको क्लियर हुआ है? अभी मुझसे किसने क्वेश्चन पूछा था? अनम्यूट करें। मैम मैम जी जी। मैंने क्वेश्चन पूछा था कि कुछ गाइडेंस दे, मतलब एज अवेयरनेस कि आप लोग ने पेशेंट के साथ क्या करना है, तो वो पॉइंट क्लियर नहीं हुआ। देखें, अवेयरनेस मैं ये है कि मैंने आपको बताया कि हमें पेशेंट की हालत देखनी है। ठीक है, हम जो है जब केस देख रहे होते हैं तो उस वक्त पेशेंट कॉन्शियस है कि अनकॉन्शियस है, ये चीज बता देता है। और जो है हिस्ट्री भी उसकी बता देती है कि इस पेशेंट को जो है कौन सा स्ट्रोक हुआ है। तो जो है एक ये गाइडेंस है कि हमें फिर आगे फर्दर ट्रीटमेंट क्या करनी होती है। और जो है अगर इस तरह का पेशेंट हमें मिल जाए तो हमें फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल उसको जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाना होता है ताकि उसको ट्रीटमेंट प्रॉपर मिल सके। और अगर आप हॉस्पिटल में ही है तो जो है हम ये देखते हैं कि इस पेशेंट को जो है हमने ट्रीट कैसे करना है। ठीक है, तो ये जो है कॉन्शियस और अनकॉन्शियस में हमें ये जो है पता चल जाता है कि इसको कौन सा स्ट्रोक हुआ है और हम फर्दर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और सीटी स्कैन की तरफ भी हम जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सीटी स्कैन के जरिए हमें पता चलेगा, हमें कंफर्म हो जाएगा कि डैमेज क्या हुआ है। एम आई क्लियर? यस मैम, थैंक यू। ओके। ओके। मैम एक मुसद्दिक क्वेश्चन अहमद। ये है जी जी। कि जो स्ट्रोक होता है, ठीक जी है, जी। मेडिसिन के अलावा इसके लिए सबसे पहले हिकमत अमली कौन सी होनी चाहिए? सीपीआर, एक तो सीपीआर होता है इसके अलावा। CPR, हाँ जी, वैसे तो एक तरह से हमें ब्लड ब्रेन तक पहुंचाना है। जी। ठीक है, क्लॉट रिमूवल के लिए हमें जरूरत है कि हम उसको ट्रीट ही किया जा सके। हम उसको घर पे हम उसको इस तरह से, या अगर उससे पहले, ऐसे आपने कहा CPR इज अ गुड थिंग, लेकिन उसको हमें जल्द से जल्द CPR एक तरह से ये फर्स्ट एड ही होता है। ठीक है, जो आप जिस जो जो है इमरजेंसी केस में होता है और हमें हॉस्पिटल पहुंचाने से पहले पेशेंट को ये करना पड़ता है ताकि उसको प्रॉपर ब्रेन तक हाँ, ब्लड तो पहुंच सके। मैम इसमें जो फर्स्ट थेरेपी हमारी क्या होगी? मतलब हाँ, ड्रग्स के अलावा एक तो सीपीआर हो गया, इसके अलावा इवन और भी हो सकती है? इसके अलावा और कोई नहीं है। हमें जो है अच्छा ये अच्छा, ट्रीटमेंट हॉस्पिटल से ही मिलेगा, मतलब सही है। हमें ड्रग्स के जरिए ही मिलेगा। आईसीयू ओके। स्टाफ ट्रेंड होता है ना पेशेंट्स डील करने में, तो जी उनका काम है फिर। जी। मैम ये टीपीए का अगर बता दे मोड ऑफ एक्शन। सीपीआर हम करते हैं, उसके 1 मिनट में टी कितना होना चाहिए तकरीबन? सॉरी, एक एक क्वेश्चन पूछे प्लीज। TPA जो है इसका मोड ऑफ एक्शन ये है कि ये जो है क्लॉट को रिमूव कर देता है, प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट कर देता है, वो क्लॉट रिमूव हो जाता है। वो जो क्लॉट के तो अंदर उसका जो वो क्लॉट है आप कह सकते हो वो हट जाता है, वो खत्म हो जाता है, या प्लेटलेट्स जो है वो जो है कंजस्टेड हो रहे होते, क्लस्टर बन रहे होते, वो क्लस्टर खत्म हो जाता है। हम्म, मैम ये डायबिटीज जो है किस तरीके से कोरिलेटेड है स्ट्रोक के साथ? डायबिटीज अगर आप कह सकते हैं कि एक रिस्क फैक्टर आप कह लें स्ट्रोक के लिए, क्योंकि अगर कम अब हाइपोग्लाइसीमिया अगर ज्यादा रहता है तब भी हमें स्ट्रोक के सिम्टम जैसे वर्टिगो हो गया, एक तरह से जो है डायबिटिक पेशेंट्स में जो बहुत डायबिटिक हो जाए, आप उसके साथ जो है इस तरह की बीमारियां जैसे कि ये हाइपरटेंशन भी देख सकते हैं, और जो है स्ट्रोक एक तरह से भी देख सकते हैं, जो जो है एक्सट्रीम केसेस में हमें नजर आता है। ठीक है, तो डायबिटीज जो है एक तरह से उसको उस स्ट्रोक को उस सिम्टम्स को इनहांस कर सकता है, तो उसको नॉर्मलाइज करना जरूरी होता है। मैम वही मैकेनिज्म मैं पूछना चाह रही हूँ, जैसे आपने बताया कि हाइपरटेंशन कर सकता है कि वो हमारी वेजल्स को जो है कंस्ट्रिक्ट कर देगा, हम्म। ब्लड फ्लो को एनहांस कर देगा। ठीक है, तो मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि डायबिटीज किस तरीके से कंट्रीब्यूट करेगा? डायबिटीज जो है अगर जैसे मैंने आपको बताया कि जो है अगर जैसे कि हाइपोग्लाइसीमिया है तो वो आपको स्ट्रोक के सिम्टम्स दे सकते हैं, जैसे वर्टिगो है। ठीक है, कंफ्यूजन है, ये भी एक सिम्टम हो जाता है।
और प्रॉपर एक तरह से न्यूट्रिएंट ब्रेन को नहीं मिल रहा, तब भी आप कह सकते हैं कि ये कंट्रीब्यूट कर रहा है। और जो है हाइपोग्लाइसीमिया जो है, सॉरी मैंने आपको हाइपोग्लाइसीमिया बताया, ठीक है। हाइपरग्लाइसीमिया जो है इसके सिम्टम्स को और एनहांस कर देता है, जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए थे, एक तरह से मजीद बढ़ा देता है। क्लियर है? ये उन पेशेंट्स के लिए जिनको डायबिटीज है। अगर उनको डायबिटीज नहीं है तो फिर हम मैम उस फैक्टर की तरफ नहीं जाएंगे। मैम मेरा क्वेश्चन ये है ना, आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। जी, अक्सर हमने देखा होता है कि जो स्ट्रोक हेमरेज के जो पेशेंट होते हैं उनको जब सर्जिकल प्रोसेस के लिए ले जाते हैं, सर्जरी करते हैं, तो अमूमन 99% उसकी डेथ चांसेस ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू हम्म उसके बच जाने की। हम्म। इसके पीछे क्या से? उसके लिए पहले यही है कि तो ये कामयाब अगर क्यों नहीं होती है उसकी सर्जरी? सर्जरी, सर्जरी ही उसका मेन है, क्योंकि अंदर ब्लड वेसल जो है रप्चर हो चुकी है, और वो किसी भी मेडिकेशन के जरिए नहीं वो ठीक हो सकता। इस वजह से इससे पहले कि उसको सर्जिकल रूम में पहुंचाया जाए, जो है ऑपरेशन थिएटर में पहुंचाया जाए, हम उसका पहले ब्लड प्रेशर कम करते हैं, ताकि जो है एक्स्ट्रा ब्लीडिंग ना हो, एक्सेसिव ब्लीडिंग ना हो, और मजीद डैमेज ब्रेन को ना हो। ये क्लियर है? जी, ये तो क्लियर है, लेकिन उसकी जो डेथ खास क्यों हो जाती है ड्यूरिंग सर्जरी, मतलब बच नहीं होते ज्यादातर एक ऐसा मरीज? है कि डेथ कॉज जो है एक तरह से ये इस वजह से भी, क्योंकि ब्रेन पे इंट्राक्रैनियल प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा ही प्रेशर बढ़ जाता है, इस वजह से जो है डेथ हो जाती है। जब इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाता मैम है, नर्व सेल डेथ हमें मिलता है। मैम मरने का एक एक जो बेसिक रीजन होता है ना, वो एनेस्थीसिया होते हैं। जो एनेस्थीसिया लगाते हैं वो मतलब लिमिट में नहीं लगाते, प्रॉपर डोज का नहीं लगाते, इस वजह से भी डेथ हो जाती है, ना कि स्ट्रोक की वजह से। जी सॉरी, क्या कह रहे हैं? ये भाई ने सवाल किया ना कि डेथ क्यों हो जाती है, तो इसको रिप्लाई दे रहा था कि मतलब एनेस्थीसिया को हम लोग ने एक लिमिट में देना है, क्योंकि हम्म एनेस्थीसिया भी कभी कभी ज्यादा हो जाती है और इस वजह से भी लोग मर जाते हैं, और फिर लोग कहते हैं कि हम्म स्ट्रोक की वजह से। बट एक्चुअल स्ट्रोक नहीं होता, बल्कि वो एनेस्थीसिया की फिलहाल ओवर डोजिंग की वजह से। वो फिर अलग केस है। ओके, हम इसको मैं क्वेश्चंस को अगर लास्ट में लूँ प्लीज। ये एक दफा एक स्लाइड है, एक ही स्लाइड रहेगी जिसको हम कंप्लीट करते हैं, एंड देन हम आगे बढ़ते हैं। ओके, क्रॉनिक स्टेट में जो अगर जब स्ट्रोक होता है, तब हम एस्प्रिन देते हैं इन लो डोज, ठीक है। क्रॉनिक स्टेट में हम एस्प्रिन देते हैं, और अगर रिपीटेडली स्ट्रोक हो, हमें रिपीटेडली उसको सिम्टम्स मिल रहे हैं, तो एस्प्रिन के साथ हम एक और जो है एंटीकोगुलेंट यूज कर लेते हैं, ठीक है। और अगर एस्प्रिन की एलर्जी है पेशेंट को, ठीक है, तो हम क्लोपिडोग्रेल यूज करते हैं। लेकिन जो है इस केस में हम क्लोपिडोग्रेल और एस्प्रिन को एक साथ यूज नहीं करते, क्योंकि ये सिनर्जेटिक इफेक्ट हो जाता है, और फिर वही ब्लीडिंग कॉज होने के चांसेस है, स्कीमिक स्ट्रोक हेमरेजिक स्ट्रोक में बदल जाता है, ठीक है। ओके, इसके साथ साथ हम इन ट्रीटमेंट्स के साथ साथ हम पेशेंट को नॉर्मलाइज करने के लिए, ठीक है, हम उसका हाइपरटेंशन को भी मैनेज करते हैं, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को भी जो है मैनेज करते हैं, उसकी डायबिटीज को भी मैनेज मैनेज करते हैं, ठीक है। और स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन भी होती है, यानी कि कुछ ऐसी थेरेपीज जिससे जो है हम स्ट्रोक के सिम्टम्स जो है, या आप कह सकते हो उन सिम्टम्स को हम कम कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें फर्स्ट है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी क्या है कि जैसे कि अब मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन डैमेज है, तो राइट साइड पे जो है कोई इशू हो जाएगा, ठीक है। राइट जो है लेग है, राइट फेस है, राइट आर्म है, ठीक है, वो जो है पैरालाइज हो जाएगा। तो पैरालिसिस को कम करने के लिए जैसा हमें क्या करना होता है कि हम जो है फिजियोथेरेपी उसकी करनी होती है। हमें जो है उसको जो है उसको मसाज करना होता है, ठीक है, ताकि जो है मोटर जो न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो हमारे ब्रेन तक जाए, ठीक है। इसलिए कंटिन्यूस
इस थेरेपी की वजह से हम जो है वापस आप कह सकते हैं कि पैरालिसिस रिवर्स हो सकता है, लेकिन विद कंटिन्यूस थेरेपी। ओके, देन स्पीच थेरेपी, हम जो है स्पीकिंग एबिलिटीज को जो है प्रॉपर कर सकते हैं, ताकि जो है किस तरह से कि जो है मसल्स जो है वो काम एटेक्सिया जो है वो खत्म हो जाए और मसल जो है सही से मूव करे। ठीक है, तो हम swallow करना, खाना, ठीक है, ब्रीथ करना और बात करना, इन चार चीजों के जरिए जो है हम स्पीच थेरेपी करते हैं। फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या होती है कि डेली हमारे जो रोजमर्रा के काम होते हैं उसमें हम पेशेंट्स को हम मोटिवेट करते हैं कि आप अपने रोजमर्रा के काम के जैसे डेली टास्क हो गए, ठीक है, हाउस चोर्स हो गए, जिससे जो है उनकी बॉडी मूवमेंट जो है थोड़ी ही सही लेकिन उनकी बॉडी मूवमेंट हो। एंड देन लास्ट इज कॉग्निटिव थेरेपी। कॉग्निटिव थेरेपी क्या है, इन उसकी रीजनिंग यानी कि उसके स्किल्स पे हम काम करते हैं कि जो है पेशेंट जो है वो उसका वो एक तरह से वो सोच सक रहा है, उसका ब्रेन प्रॉपरली काम कर रहा है, वो थिंक कर सकता है, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है कि नहीं, तो हम उस पे भी काम करते हैं। तो ट्रीटमेंट में हमारे पास स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन भी है जिसमें हम ये थेरेपीज को करते हैं ताकि पेशेंट नॉर्मलाइज हो जाए। एंड देन लास्ट इज प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रोक। स्ट्रोक की प्रिवेंशन में जो है रिस्क फैक्टर्स जो है हमारे पास है ब्लड प्रेशर, ठीक है, इसलिए ब्लड प्रेशर को हमें मैनेज करना है क्योंकि ये आगे स्ट्रोक कॉज कर सकता है। कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, आपने बहुत सुना होगा दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल एंड एलडीएल। और एचडीएल जो है हम इसको कहते हैं इट इज गुड कोलेस्ट्रॉल एंड एलडीएल इज अ बैड कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि एलडीएल जो है ये हमारे ब्लड वेसल को जो है डैमेज करता है, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स आके उस पे उसका उनका क्लस्टर जमा हो जाता है और वही क्लॉट बन जाता है। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करना है, डायबिटीज को मैनेज करना है, ओबेसिटी को भी मैनेज करना है, क्योंकि ओबेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल डिजीजेस, जिसमें ओबेसिटी की वजह से हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल भी हाई होता है, डायबिटीज की भी चांसेस है। ठीक है, तो ओबेसिटी को भी खत्म करना हमें चाहिए। और लाइफस्टाइल मोडिफिकेशन जैसे कि हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज और क्विटिंग अल्कोहल एंड स्मोकिंग, इसके जरिए जो है हम स्ट्रोक को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, ड्रग मिसयूज को भी हमने स्टॉप करना होगा ताकि जो है ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रहे। और स्ट्रेस लेवल्स को हमें मेजर करना होगा, जैसे स्ट्रेस लेवल को मेजर करने के लिए जो है आप कह सकते हैं वो हैबिट्स अपनानी होंगी जो एक तरह से हेल्प आउट करें ताकि स्ट्रेस कम हो सके। जैसे पेशेंट्स को आप मोटिवेट कर सके कि आप अपनी हॉबीज फॉलो करें, ठीक है, और जो है आप वॉक पर जाएं, ठीक है, आप एक सूदिंग म्यूजिक सुने, कोई भी ऐसी चीज जिससे स्ट्रेस का लेवल कम हो जाए, ठीक है ना, हम पेशेंट्स को मोटिवेट करते हैं ताकि जो है स्ट्रेस लेवल कम होगा तो स्ट्रोक के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिसोल लेवल हाई हो जाता है और वही हमारे ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से स्ट्रोक हो सकता है। ठीक है, एक तरह से एक इट पेव्स द वे टू स्ट्रोक। ओके, आई होप कि आज का सेशन आप सबके लिए जो है इंफॉर्मेटिव रहा मैम है। जी जी, जी जी बोले। मैम मैम आज ये का जो विटामिन सी सेवन का है मेरे को। सॉरी, एक एक प्लीज, एक एक। हेलो। मैम मैम आपने बताया जी मैम मैम आपने सेमिनार मैम आपने ये बताया था कि नारकोटिक्स भी जो है वो इन्वॉल्व होती हैं स्ट्रोक के अंदर, तो जी जी, नारकोटिक्स किस मोड ऑफ एक्शन के थ्रू जो है वो काम करती हैं? नारकोटिक्स जो है आपको पता है कि ये एडिक्शन होती है, ठीक है, इसी एडिक्शन की वजह से जो है यही ड्रग्स जो है आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने में इसका एक पार्ट होता है, एक रोल प्ले करती है। और मैंने आपको पहले बताया कि जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो ब्लड वेसल्स पे जोर पड़ेगा, ब्लड वेसल्स वीक हो जाएंगे एंड देन इट विल लीड टू स्ट्रोक। तो नारकोटिक्स इस तरह से करती है। नारकोटिक्स में मतलब आप कोई भी ऐसी चीज लेने जिसमें जिससे नशा हो, ठीक है, और नारकोटिक्स एक तरह से ना आपके ब्रेन को डैमेज भी करती है क्योंकि एक्सेसिव हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करती हैं।
एक तरह से वो भी ब्रेन डैमेज है, लेकिन हमारा क्योंकि काम ही जो है ब्लड वेसल में है, ठीक है, तो ब्लड वेसल्स के लिए जो है हाइपरटेंशन या नार्कोटिक्स कॉज कर सकती है। ये क्लियर है? कोई और क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? हाँ जी मैम, एक सवाल है। जी बोले। ज्यादा मेडिकेशन लेने से भी स्ट्रोक हो सकता है? मेडिकेशन का मिसयूज करने से स्ट्रोक हो सकता है। मिस मिसयूज, किस मिसयूज तरह? मीन्स, मिसयूज मीन्स के अगर मेडिकेशन के जरिए एडिक्शन होना शुरू हो जाए। मोस्टली और जो वैसे भी मेडिकेशन जो है साइड इफेक्ट्स कॉज कर सकती हैं। जैसे सेडेटिव्स हैं। एक और जी क्वेश्चन है जी मैम। जी जी। सिटी स्कैन में हमारे पास व्हाइट एंड ब्लैक स्पॉट का क्या मतलब होता है, मतलब कौन सा स्ट्रोक है? एक सेकेंड, मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है ग्रेइश पार्ट, ये नॉर्मल ब्रेन टिश्यू है, ठीक है। लेकिन जब ज्यादा ब्लैक हो जाए तो वो डैमेज टिश्यू होता है, ठीक है। ये तब होता है जब इस्कीमिक स्ट्रोक हो। हेमरेजिक स्ट्रोक हमें बहुत बहुत प्रोमिनेंटली नजर आता है क्योंकि हमें ब्लड नजर आ रहा होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप में हमें नजर आता है, टाइप्स के लिए। क्लियर है? जी मैम क्लियर है। ओके मैम, सवाल आई थिंक सो क्वेश्चंस जो हैं वो हो गए हैं। Thank you so much for your questions. I hope they have been addressed satisfactorily. I thank Dr. Zimra Josephine Liu for sharing her expertise and all our participants for their engagement. मैम, मेरा भी एक क्वेश्चन है। Participants, जी जी। मैम होल्ड अलग। Okay, ma'am. I think so. It's done. I thank Dr. Zimra Josephine Luke for sharing her expertise and all participants for their engagement. Participants who score 4 out of 5 on the quiz will receive a verified e-certificate. The quiz link and password are in the webinar description. वेबिनार के अभी बाद 11 बजे तक जो मेड स्पार्कल का व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे आपको यूट्यूब वीडियो का लिंक शेयर कर दिया जाएगा जिसकी डिस्क्रिप्शन में क्विज लिंक है और उसको एक्सेस करने के लिए पासवर्ड जो है ना वो साथ प्रोवाइडेड है। वो पासवर्ड यूज करने के बाद आपके पास एमसीक्यू बेस्ड क्विज ओपन हो जाएगा। सर्टिफिकेट के लिए क्वालिफाई करने के लिए आपको 5 में से 4 मार्क्स लेने होंगे, देन आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। Okay, thank you so much. Stay tuned for more मैम sessions चली from गई। MedSparkles.